This डेटा बिटवीन conference will लिनक्स now be सर्वर, recorded. यानी कि हमें नीड है कि हमें दो सर्वर्स हैं हमारे पास लिनक्स के, लाइक दिस इज सर्वर 1 एंड दिस इज सर्वर 2। इन दोनों सर्वर्स के बीच में हमें शेयरिंग करनी है डेटा। अब डेटा शेयरिंग करने के टू वेज हैं। पहला जो डेटा शेयरिंग करने का तरीका है वो है पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर का मतलब है कि डायरेक्ट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स के बीच में डेटा शेयरिंग हम करते हैं। गॉट इट? यानी कि विदाउट एनी सेंट्रलाइज और विदाउट एनी मीडिएटर स्टोरेज। लाइक Linux server 1 is available and it's a Linux server 2. आपके पास दो सर्वर्स हैं और दोनों सर्वर्स के बीच में आप अपना डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस स्टेप से डेटा शेयरिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दोनों सर्वर्स पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर, और आपको वो डायरेक्टरीज को आपस में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड देन शेयर डायरेक्टरी। और फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, फिर वो डायरेक्टरी क्या करनी पड़ेगी गाइस, शेयर करनी पड़ेगी, सेम एज इस वाले मशीन पे भी। और आपका डेटा शेयरिंग क्या हो जाएगी, लिनक्स टू लिनक्स के बीच में हो जाएगी। बट कंपनीज क्या है, ये तो पेयर टू पेयर है, लेकिन कंपनी कभी भी ये वाला प्रोसेस का यूज नहीं करती है। कंपनी करती है कि मैं जो डेटा शेयरिंग करना चाहता हूं, नाउ आई एम यूजिंग स्टोरेज, मैं एक स्टोरेज यूज करना चाहता हूं। ये हमने एक स्टोरेज बनाया और ये स्टोरेज आपका S3 भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर जो ये स्टोरेज ले रहा हूँ, दिस स्टोरेज इज कॉल्ड EFS, इलास्टिक फाइल शेयर। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लिनक्स के यूजर्स हैं, चाहे वो लिनक्स का सर्वर 1 हो, चाहे वो लिनक्स का सर्वर 2 हो, इनके पास जो भी डायरेक्टरीज है, एक डायरेक्टरी यहाँ पर है और दूसरी डायरेक्टरी कहाँ पर है, यहाँ पर है। नाउ कि मैं इन डायरेक्टरीज को कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ, स्टोरेज के साथ। अब इस केस में जो भी x नाम का डेटा, अगर आपने यहाँ पे किसी भी यूजर ने कोई भी एक x नाम का डेटा रखा है, तो x नाम का जो डेटा है वो रेप्लिकेट कर जाएगा कहां पर, आपके स्टोरेज अकाउंट पर। क्लियर द पॉइंट? और देन अगर यही जो x नाम का यूजर है, जो ये डेटा है, फिर ये क्या करेगा, ये x नाम का जो डेटा है ये फिर यहां पर रेप्लिकेट कर जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो x नाम का डेटा है हमारा, दिस x नाम डेटा सेव इन माय सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। इस टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेनिफिट है कि गाइस, अगर इन केस अगर आपका यहां पर ये सर्वर क्रैश होता है तो आपका ये भी गया, तो आपका डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन इस केस में अगर आपका ये सर्वर भी क्रैश होता है तो ये सर्वर भी क्रैश होता है तो आपका डेटा लॉस, तो क्योंकि हमने एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बना दिया है। दूसरा, इससे जो भी सर्वर्स आपस में कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे, वो सब के सब डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर द पॉइंट? अब यहां पर क्या आता है कि अगर मैं बात करता हूं EFS की, तो EFS के अंदर एक कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, द EFS कनेक्ट विद लिनक्स ओनली। EFS जिसको हम लिनक्स में बोलते हैं NFS, लिनक्स में इसको NFS बोला जाता है। EFS कनेक्ट लिनक्स इंफ्रा ओनली। तो EFS जो आपका स्टोरेज बनाया है, ये सिर्फ लिनक्स के लिए बनाया गया है, ये विंडोज के साथ कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा, EFS स्टोरेज इज अ रीजनल स्टोरेज
और जोन, या अगर मैं बात करता हूं EFS स्टोरेज डिप्लॉय विद इन रीजन और जोन, यानी कि ये जो स्टोरेज है ये ग्लोबल नहीं है, जबकि S3 जब हमने पढ़ा था तो वो कौन सी सर्विस थी, ग्लोबल सर्विस। यानी कि ये जो EFS स्टोरेज है ये रीजनल है, पर्टिकुलर रीजन के लिए ही काम कर सकता है, या पर्टिकुलर जोन के लिए भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके सर्वर्स अलग अलग जोन में है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, आपके पास 3 जोन्स, और आपने अपने लिनक्स के सर्वर्स क्या करे, तीनों अलग अलग जोन में बना दिए, जोन A, जोन B एंड जोन C। इस सिनेरियो में आप यहां पर कौन से वाला वो बनाएंगे, स्टोरेज? यू क्रिएट अ स्टोरेज फॉर लाइक जोन बेस्ड या रीजन बेस्ड? गाइस कौन सा बनाएंगे आप, रीजन बेस्ड EFS Zone बनाएंगे या based। जोन बेस्ड? गाइस कोई बताएगा? सर जोन बेस बनाएंगे क्योंकि जोन ही यहाँ कनेक्ट पर करना है। बनेगा रीजन बेस्ड, क्योंकि अगर मैं ये रीजन सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर के सारे जोन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके तीनों सर्वर्स, अगर ये वाला सर्वर भी जोन A में है और ये वाला भी जोन A में है, यानी कि दोनों क्या है, A में है, तो मैं इसको भी क्या बनाऊंगा, जोन A में। तो डिपेंड्स करता है कि आप पर्टिकुलर जोन या मल्टी जोन, यानी कि अगर आप मल्टी जोन स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो आपको रीजनल ऑप्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप विद इन जोन बना रहे हैं तो आप सिंगल जोन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बट S3 बकेट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर सिर्फ एक वन जोन की अलग से आ रहा था, बट वो एक ग्लोबल सर्विस है, यानी कि सेम नाम से आप दो S3 बकेट नहीं बना सकते हैं, लेकिन EFS आप सेम नाम से दो बना सकते हो इन डिफरेंट रीजन, या डिफरेंट रीजन में। तो ये एक तरीके से रीजन स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा इट्स कनेक्ट ओनली ऑन लिनक्स, इट्स फास्टर देन विंडोज, तो काफी फास्ट है, और डेटा शेयरिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अनदर पॉइंट फॉर EFS अलाउ NFS प्रोटोकॉल्स, आपको EFS के लिए NFS प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इस मशीन से इस EFS स्टोरेज को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहां इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में भी आपका NFS अलाउड होना चाहिए, और आपके स्टोरेज के भी में भी NFS अलाउड होना चाहिए। अगर आप इस मशीन को भी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो NFS अलाउड होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका लिनक्स की मशीन है तो लिनक्स की मशीन का कंसोल एक्सेस करने के लिए SSH भी चाहिए, एंड SSH भी अलाउड है, यानी कि स्टोरेज की कनेक्टिविटी के लिए भी रिक्वायर्ड है NFS प्रोटोकॉल। बताओ आपको क्या क्वेश्चन था? कमाल है, अच्छी बात है। So how to create EFS and connect? तो पहले EFS क्रिएट होगा, देन EFS कनेक्ट करेंगे। सो गाइस एक और चीज ध्यान रखना, व्हेन यू कनेक्ट EFS विद सर्वर यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द EFS, यहां पर भी आपका एक EFS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, गॉट इट? यानी कि आपको सॉफ्टवेयर भी कहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी आप लिनक्स की मशीन बनाएंगे उन लिनक्स की मशीन पे आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन लिनक्स के अंदर काफी सारी डायरेक्टरीज हैं, यानी कि फोल्डर्स हैं, आप किस फोल्डर का डेटा शेयर करना चाहते हैं, आप सारी डायरेक्टरीज का नहीं करना चाहते, आप पर्टिकुलर, तो आप जिस भी डायरेक्टरी का डेटा शेयर करना चाहते हैं आप उसी डायरेक्टरी को अपने स्टोरेज के साथ मैप कर दीजिए, यानी कि कनेक्ट कर दीजिए। So how to execute this lab, guys? Simply, first of all, I'm created two Linux virtual machines in two different zone, यानी कि मैं मुंबई रीजन ले रहा हूं और वहां पर अलग अलग जोन में दो मशीन बना रहा हूं, यानी कि मैं जो यहां पर बना रहा हूं वो जोन बेस्ड बना रहा हूं। सो बिफोर दिस आई एम डिलीट द एग्जिस्टिंग की पेयर, क्योंकि काफी सारे की पेयर्स मेरे सिस्टम पे बन चुके हैं। सो
अरे भाई तो गाइस चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल एंड सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ वन की पेयर। सो क्रिएट अ की पेयर, और मैं यहाँ पे एक की पेयर बना रहा हूँ, लाइक की पेयर नेम इज लाइक AWS क्लाउड AWS hyphen VM hyphen की, गॉट इट। और मैं पैम की ये क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्रिएट अ की पेयर। तो प्रदीप इस की को डिलीट मत करना। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये क्या करा, एक की पेयर क्रिएट करा। अब आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने की क्रिएट करी है तो मेरे पास ये की मेरे सिस्टम में डाउनलोड होके आ चुकी होगी। कहाँ है भाई, अभी नहीं आई, देर है। तो 1 मिनट गाइस, कहाँ रह गई की भाई, की क्यों नहीं डाउनलोड हुई? चलिए हो जाएगी अभी, डोंट वरी। ओके, नाउ अब सेकंड नंबर पे हम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस फॉर सिक्योरिटी ग्रुप, सो क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, और मैं यहाँ पर एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ, EFS hyphen SG. Now inside this allow protocols and select VPC. So choice is your कि आप custom VPC है, so custom VPC select करेंगे and default है, so default से यहाँ पर we are using default add rules. So as per the diagram अगर हम चलें, so we need only two protocol, SSH and NFS. EFS को कनेक्ट करने के लिए मुझे कौन सा प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है? नाउ गिव द एनीवेयर, और वो सिर्फ मैं IPv4 के लिए अलाउड कर रहा हूं। देन क्रिएट सिक्योरिटी। अब थर्ड नंबर पे क्या करना है, वी हैव क्रिएट अ इंस्टेंस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। अब आप चाहते हैं तो ऑटो स्केलिंग लिनक्स के साथ बनाओ और EFS मैप कर दो, तो अब जितने भी सर्वर्स आएंगे स्टोरेज भी कनेक्ट हो जाएगा उनके साथ। अब वो लैब्स आपको करने हैं सिनेरियोस बना के। नाउ आई एम सेलेक्ट Amazon Linux, देन जोन। अब आता है यहाँ पे जोन की बारी। तो T2.micro, the key pair, I'm select AWS VM key. Network, so I'm just click on edit. Default networks, 3 zone available है, so now I'm selecting zone A. And public IP guys मैं यहाँ पे enable कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने delete कर दिया था। तो जब भी आप delete करने के बाद दोबारा से VPC create करेंगे तो आपको public IP अगर चाहिए तो आपको enable करना पड़ेगा, otherwise नहीं। Take care security group. I'm already create a one security group with the name of EFS-SG. नाउ स्टोरेज चॉइसेस योर कि आप इससे अब देना चाहते हैं दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ लाइक 20 GB। तो 30 GB तक मेरे पास फ्री है, आई एम जस्ट गिव द 20 GB। डिलीट ऑन टर्मिनेशन बताया था मैंने पहले, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, नो करना चाहते हैं तो आपके स्टोरेज यानी कि जो भी आपके हार्ड ड्राइव्स हैं वो डिलीट नहीं होंगी। नंबर ऑफ सर्वर्स 1, क्योंकि मैं यहाँ पे जोन E के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड लॉन्च स्टेज। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक सर्वर बनाया, फर्स्ट सर्वर, और ये जो सर्वर है गाइज आई एम एग्जीक्यूट दिस सर्वर इन जोन ए। जोन ए के अंदर बनाया, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो यूजर है, इज इट प्रदीप यूजर। तो प्रदीप यूजर मेरा यहाँ पर काम कर रहा है जोन ए के अंदर। मेरे पास एक और यूजर है लाइक अनदर यूजर लाइक तालिब, मेरा एक और यूजर है जो कि मेरे अदर लोकेशन पे बैठा हुआ है, वो किसी अदर जोन के साथ कनेक्टेड है। So now I'm just create a one more server, system PRADEEP, launch instance,
like give the name is तालिब यूजर, ये दूसरा मेरा यूजर है तालिब। इट्स ऑल्सो यूजिंग लिनक्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ द EFS ओनली ऑन फॉर लिनक्स। ले लीजिए, आपको मना नहीं है, न्यू वर्जन है, ले सकते हो। सिलेक्ट एडिट, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम सिलेक्ट जोन, पहले ए लिया था मैंने, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जोन बी। तो जोन बी कहाँ है भाई, ये भी ये है, ये भी ये है, तीनों ये है, क्या बात है। तो गाइस इन्होंने अपना VPC ही जो है ना सिंगल जोन बना रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मल्टी जोन बनाना है, तो मैं इस VPC को अपडेट करता हूँ। तो VPC को मुझे अगर उसको अपडेट करना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू द सबनेट्स। मैं सबनेट्स में आया एंड मेरे पास ये 3 सबनेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। एक सबनेट जोन ए में है और दूसरा, तीनों ए में है ना। सो मैं क्या करता हूँ, 3100 वाले सबनेट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ, एडिट सबनेट सेटिंग एंड वेट, एक मिनट। क्या था इसका, 172.3100। तो मैं क्या करता हूँ, सबनेट को डिलीट कर देता हूँ। एंड क्रिएट अ सबनेट, select a VPC, सबनेट नेम लाइक कोई भी नाम नहीं देते, छोड़ देते हैं। यहाँ मैं जोन बी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड 172.31.0.0/20 एंड क्रिएट सबनेट। उसके बाद क्या करना है मुझे, इस सबनेट्स को रूट टेबल के अंदर भी क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐड। तो अब यहाँ पे देखिए ये जोन बी में आ गया, देन रूट टेबल्स एंड, हाँ जी, इन्होंने अपना डिलीट कर दिया था तो दोबारा से बनाया था, बट जब बनाया था तो कहते ना भूल गया भाई कि मुझे करना क्या है, क्योंकि नकल भी अकल। मैंने नकल देख के किया था, वहां जोन ए में ही थे, 2PO में जोन 3 सबनेट। दोबारा से देखना जाके भाई, तुम्हें VPC बनाना बताया था तो देखने की जरूरत भी नहीं थी, खुद से बना लेते, खुद से बना लेते। तो गाइस अब मैं यहाँ पे अगेन दोबारा से EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंस। तो एक तरीके से देखें तो ये आपका कस्टम VPC ही है। तो लॉन्च इंस्टेंस एंड तालिब यूजर नेम दे दिया, 2023 ले लेते हैं। ये भाई परेशान हो रहा था क्यों नहीं लेते सर। T2.micro, the key pair, AWS VM key, again I am just click on edit and अब देखिए यहाँ पे जोन भी आ गया, गॉट इट। तो अभी मल्टी जोन बन गया है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, give the space and give the 20 GB space and launch it। अब मुझे क्या करना है, इन मशीनों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद EFS इंस्टॉल करना है और एक एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जिस डायरेक्टरी को मैं सेंट्रलाइज स्टोरेज के साथ कनेक्ट करूंगा। तो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। तो ये 2 यूजर्स हैं, दोनों यूजर्स को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले प्रदीप यूजर को लॉगिन करते हैं। क्लिक कनेक्ट SSH client, copy, go to the command prompt, cd down downloads, paste, enter, yes। तो ये गाइस एक्सेस हो गया। तुम कह रहे थे तुम्हारी एक्सेस नहीं हो रही थी मशीन। sudo host host name pradeep and now sudo sudo su hyphen
और गाइस मैं ये प्रदीप वाला नाम के सिस्टम पर आके काम कर रहा हूँ। क्लियर द पॉइंट? ये हो गया पहले। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसकी डायरेक्टरी का डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो लाइक का मैंने यहाँ पे बनाया MKDIR स्पेस CLOUD क्लाउड D8 डेटा। ओके, या मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक PRADEEP प्रदीप -REPO रेपो। तो प्रदीप की रेपो मैंने एक बना दी है यहाँ पर प्रदीप नाम से। सेकंड नंबर पे मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम इंस्टॉल द EFS। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरी मशीन को भी पैरेलली लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि जो काम हम इस पे एक मशीन पे कर रहे हैं वही काम हम दूसरी मशीन पर भी करेंगे। तो तालिब नाम के यूजर पे लॉगिन हुआ एंड क्लिक ऑन कनेक्ट। तो गाइस देखिए, अब आप इस लेवल पे आ गए कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, मशीन एक्सेस नहीं हो रही, ये एक्सेस नहीं हो रही, तो फिर आपको क्लाउड नहीं आता। ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी अब तक सॉल्व हो जानी चाहिए थी, और ये तभी आ रही है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। sudo होस्ट नेम, मुझे फालतू की कमांड चलानी नहीं है। तो गाइस ये दोनों यूजर्स मेरे पास हो गए। एक यूजर लुक लाइक तालिब, तो एक तालिब का सिस्टम है और एक प्रदीप का, ये दोनों सिस्टम्स पैरेलल है। मैं क्या कर रहा हूँ, तालिब वाला जो सिस्टम है इस पर भी एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ MKDIR TALIB तालिब -REPO रेपो। तो ये दोनों तरफ मैंने क्या करा है, एक एक रेपोजिटरी बना ली। अब मैं अगर यहाँ पर LS करता हूँ तो देखियो यहाँ पर एक ही मेरे पास आ रहा है तालिब रेपो जो बनी हुई है, और अगर मैं यहाँ पर भी करता हूँ LS तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रदीप रेपोजिटरी, यानी कि यहाँ पर एक प्रदीप नाम से फोल्डर बना हुआ और वहां पे एक तालिब। मैं चाहता हूँ कि प्रदीप नाम के फोल्डर के अंदर अगर कोई भी डेटा रखा जाए तो तालिब के फोल्डर के अंदर विजिबल होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस में इंटरकनेक्ट। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं, अगर आपको लिनक्स आता है तो या तो आप प्रदीप टू तालिब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बट मैं एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बीच में देना चाहता हूँ कि इन केस अगर ये सर्वर क्रैश भी होते हैं तो मेरा डेटा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि मुझे डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी यूजर के लोकल सिस्टम पे डेटा मेरा पड़ा रहे। तो नाउ कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हम जो स्टोरेज यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं यहाँ पर EFS। सो हाउ टू क्रिएट EFS। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं EFS स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ। यू कैन सर्च इन EFS मैनेज फाइल स्टोरेज फॉर EC2। गाइस यहाँ पर है आपके पास इसके डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ से डाउनलोड करो और पढ़ो इसके बारे में जितनी थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। सो इज अमेजॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम, और फाइल शेयरिंग भी बोलते हैं। क्रिएट गिव द EFS नेम्स लाइक माई स्टोरेज, मैंने इसका नाम दे दिया माई स्टोरेज। अब यहाँ पर देखिए VPC आ रहा है। अब VPC के अंदर आपका डिफॉल्ट VPC आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करा डिफॉल्ट VPC। अगर आपने क्रिएट करा तो डायरेक्ट ही क्रिएट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एक वन जोन। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि सारे के सारे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, यानी कि सारे जोन्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वन जोन सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन सिलेक्ट एज पर दी रिक्वायरमेंट, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड स्टैंडर्ड। क्लियर द पॉइंट। नाउ ऑटो बैकअप मैं अनचेक कर देता हूं, मुझे ऑटो बैकअप रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी मेरा पैसा लगेगा। 30 डेट सिंस लास्ट एक्सेस, तो ये भी मैं नन कर देता हूँ। इंक्रिप्शन छोड़ देता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद वो बोल रहा है मल्टीपल, यानी कि माउंटिंग टारगेट। तो माउंटिंग टारगेट में आप देखिए डिफॉल्ट VPC तो आ गया है। अब यहाँ पे कह रहा है जोन A, लेकिन जोन A के अंदर जो सबनेट मेरा आ रहा है, कट इट, मैं इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा छोटा। तो ये मेरा जोन A है, ये उसके सबनेट्स हैं। यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है कि सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज कर रहा है, वो डिफॉल्ट। बट डिफॉल्ट में तो मेरा प्रोटोकॉल अलाउड ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दो जोन क्यों दिखा रहा है, इसका दिखाने का रीजन है कि हम लोगों ने दो ही जोन में अपने सबनेट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आ गया सिलेक्ट लाइक सिक्योरिटी ग्रुप। तो EFS जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एंड हियर आल्सो इज अ EFS।
अब यहाँ पे देखिए सबनेट, तो यहाँ पर आ रहा है कि इस वाले जोन में तो 2 सबनेट्स हैं ए में, और जोन बी के अंदर में एक ही सबनेट है जो मैंने अभी एड ऑन करा था। सो आपके पास यहाँ पर है कि आप कौन से वाला सबनेट पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस वाले पे या इस वाले पे, वो मर्जी आपकी है। बाय डिफॉल्ट 16.172.31.16.0 वाला हो रहा है, बट अब आप देख लेना कि अगर आप कस्टम वीपीसी ले रहे हैं तो कस्टम वीपीसी पर भी आपकी जो मशीनें हैं वो किस वाले सिस्टम पर कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे जोन ए के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा खतरनाक वाला वो बना हुआ है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 172.31.17.95 यानी कि मेरा 16 वाला ही जो वीपीसी है वो ही है यहाँ पर। तो नाउ आई एम सिलेक्ट ऑन 16, ये वाला ही वीपीसी मेरा काम करेगा, क्योंकि इस वाले वीपीसी के सबनेट पर मेरा वो वाला सर्वर कनेक्ट है, क्योंकि जोन ए में 2 सबनेट्स है ना। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक करा, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। कनेक्ट ही नहीं होगा। सो गाइस ये मेरा जो Amazon EFS मैंने बनाया, इट्स डिप्लॉय विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ कि मेरे जो भी सर्वर्स है मैं उन पर EFS इंस्टॉल करूंगा। तो EFS इंस्टॉल करने की जो कमांड है मेरी, मैं सर्च कर लेता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लाइक instll install EFS and EC2 Linux, और आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेना इस कमांड को। क्या हो रहा है इस सिस्टम में? तो गाइस ये गाइस इसकी कमांड है sudo yum install -y amazon EFS utils। so this is a command, I'm just copy this command and come to here। और मैंने सबसे पहले क्या करा, प्रदीप वाले सिस्टम पे इंस्टॉल करा एंड तालिब वाले सिस्टम पे भी क्या करा, इंस्टॉल कर दिया। तो दोनों सिस्टम्स पे मैंने क्या करा, EFS भी इंस्टॉल कर दिया है। क्लियर? नहीं कर तो दिया भी क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए गाइस LS कर रहा हूँ, प्रदीप बकेट यहाँ पर है, LS कर रहा हूँ, यहाँ पर भी तालिब है। अब मैं क्या करूंगा, स्टोरेज को इसके साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। सो हाउ टू कनेक्ट स्टोरेज। सो गाइस नाउ आपको क्या करना है, यू कैन गो टू द EFS, और जब आप EFS पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्लिक ऑन EFS ऑप्शन आ रहा है अटैच का। क्लिक ऑन अटैच और गिव यू द URL, ये बड़े वाला जो URL आ रहा है, और लास्ट में जो ये EFS लिखा आ रहा है ना, तो इन्होंने क्या करा है, जो डायरेक्टरी बनाई है यहाँ पर वो EFS के नाम से ही बनाई है, बट हमने जो डायरेक्टरी बनाई है वो किस नाम से बनाई है, प्रदीप और तालिब। तो मैं इस EFS की जगह अपनी डायरेक्टरीज का नाम दूंगा। तो आई एम जस्ट कॉपी, और सबसे पहले मैं आया प्रदीप वाले सिस्टम पे, एंड इस वाले सिस्टम पे आने के बाद गाइस नाउ कि मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम चेंज कर रहा हूँ, एंड इंटर। तो गाइस ये मेरे यहाँ पर कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो जब मेरी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये मेरे को कोई भी एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया ऑलरेडी माउंटेड। अब मैं अगर सेम है दूसरे सिस्टम पे करता हूँ तो पेस्ट करा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ तालिब। तो अगर ये आपको यहाँ पे एरर देगा तो मतलब आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ CD करके तालिब वाले सिस्टम पे आया, डायरेक्टरी के अंदर LS करता हूँ तो दिखा रहा है कोई भी डेटा यहाँ पर। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक TOUCH टच, लाइक CLOUD क्लाउड, INDIA इंडिया, DELHI दिल्ली। मैंने यहाँ पर 3 फाइल बनाई, और MKDIR NOIDA नोएडा एंड PHP एंड जावा, और मैंने MKDIR से 3 डायरेक्टरीज बनाई और LS करता हूं। सो आप देखिए इस डायरेक्टरी के अंदर आपको 3 फाइल्स व्हाइट कलर से दिख रही हैं और 3 डायरेक्टरी जो कि किस नाम से दिख रही है, ब्लू कलर से। अब ये अगर कनेक्टेड होगा तो यही चीज मुझे प्रदीप के सिस्टम पर भी विजिबल होनी चाहिए। सो नाउ हम आते हैं यहाँ पे करते हैं CD प्रदीप डायरेक्टरी,
एंड ls करता हूँ, सो देखिए यहाँ पर भी आपको ये तीनों चीज दिख गए। प्रदीप अगर कोई काम करता है लाइक mkdir लाइक माई डेटा, तो कोई बात नहीं, ls करा, और अगर आप यहाँ पर भी ls करके देखेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग डेटा। आपको डेटा शेयरिंग करनी है तो आप जितने मर्जी सर्वर्स को, लाइक कि मेरा एक कॉमन प्रोजेक्ट आया है, कोई डेवलपर्स है, अब मेरा कोई कॉमन प्रोजेक्ट आया है, सब कॉमन प्रोजेक्ट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, सबके एक एक डायरेक्टरी बनाऊंगा और उनको एक सेंट्रलाइज लोकेशन से क्या कर दूंगा, मैप कर दूंगा, और वहां के थ्रू मैं अपना डेटा कम्युनिकेशन करा सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. So thank you guys.